जमाने का आईआईटी? हमारे आधे प्रोफेसर अमेरिकन थे। पानी बड़ा खराब था तो हमने कहा प्यूरीफायर तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाटर प्यूरिफिकेशन की जब भी बात आती है तो ड्रीम गर्ल लोगों को याद आती है। इज अ वाटर प्यूरिफायर बेटर देन बॉइलिंग वाटर? सारे वाटर प्यूरीफायर सेफ होते हैं, मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा। एक आईआईटीएन जिसने अपनी नौकरी छोड़ भारत में वाटर प्यूरिफायर बनाना शुरू किया। इंस्पिरेशन एक पर्सनल एक्सपीरियंस और 6 महीनों का हार्ड वर्क। जरिया बनी हमारी आपकी साइंस क्लास की एक बेहद दिलचस्प प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। हम आरओ वाली इसी दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं केंट आरओ के कर्ता धर्ता डॉक्टर महेश गुप्ता जी। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ये टैगलाइन आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। भारत में वाटर प्यूरिफिकेशन का दूसरा नाम बन चुकी केंट की शुरुआत 1999 में नोएडा से हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है, आज लाखों घरों में अपनी जगह बना चुके इस ब्रांड की शुरुआत भी एक घर से ही हुई थी। घर था आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर महेश गुप्ता का। 25 साल पहले शुरू हुई केंट आज भारत की लार्जेस्ट वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरर होने का दावा करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंट के पास आरओ, यूवी, यूएफ, टीडीएस कंट्रोलर के पैटर्न भी हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए शुरू हुई केंट आज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज में बहुत से प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रही है। इनमें एयर प्यूरिफायर्स, वेजिटेबल क्लींजर, वाटर सॉफ्टनर्स और स्मार्ट शेफ रेंज किचन अप्लायंसेस भी शामिल हैं। कंपनी 30 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए का था। CXO मंत्रा के इस एपिसोड में हमने दावत दी कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर महेश गुप्ता को। महेश जी से जानेंगे कैसे घर के बैकयार्ड से लेकर उन्होंने आज 1200 करोड़ की कंपनी खड़ी की। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को ही उन्होंने क्यों चुना और उन्हें ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल था? क्या वाटर प्यूरिफायर सेफ होते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाटर प्यूरिफायर उबले हुए पानी से भी बेहतर है? सर, वेलकम टू जी बिजनेस। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आईआईटी कानपुर जी कैसा था उस जमाने का आईआईटी? बहुत वंडरफुल था। आईआईटी कानपुर अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन से बना था। और उस वक्त 1 साल तक हमने अमेरिकन प्रोफेसर से भी पढ़ा हुआ है। कितना डिफरेंस आता है अमेरिकन टीचर्स और इंडियन टीचर्स? नहीं, आई थिंक डिफरेंस तो मैं नहीं उसको कह सकूंगा, बट एक इंटरनेशनल फ्लेवर था। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो। अच्छे नंबर्स बोर्ड में आए, डिस्टिंक्शंस आए। लेकिन जब आईआईटी में गए तो हमने पाया कि हम एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में थे जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे थे। तो ये जाना कि एक दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, डिफरेंट फ्लेवर के लोग मिलते थे, बहुत कुछ और बहुत सब इंटेलिजेंट मिलते थे। लेकिन आजकल जो आईआईटी में जो कंपटीशन को लेकर के होड़ लगी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक इट्स गुड? बहुत ओवर हाइप कर दिया गया है? देखिए, मैं उसको इस बात से कहूँगा, 2 चीज़ें। एक तो आईआईटी में जाके बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलता है, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट बट एक आदमी जो तैयार होकर निकलता है वो सब सक्सेस में जाते हैं। इतने सारे लोग हैं, क्या यार्ड स्टिक हो कि उसको निकाला जाए उसमें से, तो हमेशा ये चैलेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से पास कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 बार ट्राई करते हैं तो भी नहीं आ पाते। लेकिन स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है आजकल। ऑब्वियसली, अगर आपको चाहिए कि मेरा बच्चा अगर आईआईटी से पास होकर फॉरेन कंट्री में चला गया तो वो एक अच्छी कंपनी का सीईओ भी बन सकता है, तो घर वाले अपनी ग्रोथ बच्चे में देखते हैं। फिर आपने नौकरी की जी, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? इंडियन ऑयल ने मेरे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में एक मास्टर्स डिग्री करने का मौका दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानने का मौका दिया, तो वो प्रोग्राम उन्होंने हमें कराया। और उसके बाद में हमने इंडियन ऑयल में जॉब करी और लोगों को बताया कि तेल को कैसे बचाते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को कैसे यूज़ करते हैं, डीजल को कैसे बचाते हैं वो। क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, अगर आप जानिएगा तो 73 का एक ऑयल क्राइसिस आया था। उस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम 3 गुना हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेट दिया था ऑयल कंपनीज़ को, आप ऑयल बेचो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी सारी, बट लोगों को ये भी बताओ ऑयल को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो वो हमने पढ़ा। उसके बाद में तब जॉब की मैंने करीब 10 साल, तो सारी इंडस्ट्रीज़ विज़िट करी मैंने, और अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री विजिट की जहाँ जिसको अलाउड नहीं होता। कोटा के एटॉमिक पावर स्टेशन में मैंने कम से कम 10 दिन रह के वहाँ पे पूरा सर्वे किया था। तो इस तरह की एक तरह की इंडस्ट्री में मेरे को जाने का मौका मिला, लोगों को एडवाइस करने का मौका मिला।
कि ऑयल्स को एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑयल्स को एफिशिएंटली? तो यही देखने की बात है। अब आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का इंजन है, 6 महीने बदल देना है आपको चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, 6 महीने का टाइम लिखा, 6 महीने का बदल देंगे। अब आप इमेजिन करिए एक टरबाइन इंजन है आपका, एक पावर स्टेशन का 500 मेगावाट का, उसकी टरबाइन में किलोलीटर्स एंड किलोलीटर्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ा हुआ है, उसको तो टाइम पे नहीं बदल सकते आप। तो हम लोगों ने लोगों को सिखाया भाई कैसे उसको टेस्ट करते रहो, कब खराब है तब बदलो उसको। फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि ये तो अच्छा चल रहा है, 10 सालों का एक्सपीरियंस आपका, और जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही हैं, आप चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर। देखिए, इंडियन ऑयल एक बहुत बड़ा ओशियन है। आपके मन में कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेस में चलता है, अपनी स्पीड से चलता है, अपने वॉल्यूम से चलता है। तो आपकी जो थिंकिंग है वो 100% ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता छोटी छोटी चीज़ों को। तो हमने कहा क्यों नहीं अपना बिजनेस से कुछ आइडियाज़ लेके शुरू किया जाए, ऑयल से लेके कि और ऑयल कैसे बच सकता है। तो वो सोच के मैंने कहा शुरू करेंगे और अपना काम करेंगे। फिर घर के बैकयार्ड से कहानी शुरू होती है? घर के बैकयार्ड से कहानी शुरू होती है, घर पे लड़ाई होती है। लड़ाई किस चीज़ की? पेरेंट्स कहते हैं भाई तुमने इतना बड़ा अच्छा कैरियर है, तुम सेटल्ड हो लाइफ में, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। बहुत चैलेंजिंग भी होता है। चैलेंजिंग होता है, उस ज़माने में कोई स्टार्टअप होता नहीं था, तो घर से थोड़ा सा डांट वांट पड़ी, बट उस डांट को सह के शुरू किया। मैंने जो बिजनेस शुरू किया वो मैंने ऑयल के इक्विपमेंट बनाए जिससे ऑयल को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। फिर मैंने ऑयल फ्लो मीटर बनाए सन 90 में, पहली बार इंडिया में कोई ऑयल फ्लो मीटर बनाता नहीं था, तो लोगों ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे उन्हें मालूम पड़ा कितना कंजम्पशन है, और कंजम्पशन तब ज़्यादा हुआ तो फिर उसको उन्होंने सेव करना शुरू। इनफैक्ट अभी भी हम बनाते हैं। गूगल की दुनिया पे एक कहानी चलती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, और वो तो वाटर की बात कर रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन बहुत कंजस्टिव हो रहा था, नोएडा मूव करना था मुझे, साथ में मेरी फैक्ट्री नोएडा में थी, तो पानी बड़ा ख़राब था और बच्चे बीमार हुए। फिर मेरे दिल्ली में 2 बच्चे बीमार हुए, तो फिर बाद में पता लगा ये पानी की अशुद्धियों की वजह से बीमारियाँ आई हैं, जॉन्डिस आया उनको। तो मिल नहीं रहा था अच्छा प्यूरीफायर जिसमें पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ निकल जाएँ। फिर प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उसको बनाया, कंपनी इंपोर्ट करके अपने लिए एक प्यूरीफायर बनाया, बहुत अच्छा बन गया। तो हमने कहा यार ये अगर ये मिलता नहीं है बाजार में और लोगों को ज़रूरत है तो इसको बनाना चाहिए। मतलब वो रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमें साइंस क्लास में पढ़ाया जाता है, वो हमने उसको बरते थे। वो आपके लिए क्रांतिकारी साबित हो गया। उस समय पूरा इंडिया जो था वो कुएं से पानी निकाल कर पी रहा था, और हम नल छोड़िए, हम फिल्टर पे पहुंच गए हैं जी। तो उस इंडिया को जो कि रेट सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको मनाना कि आप साफ और शुद्ध पानी पीजिए कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि पहले मुश्किल नहीं था, आज भी मुश्किल है। अच्छा। ऐसा क्यों? मतलब अभी तो बहुत इन चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। आप देखिए, हम 20 साल से कैंपेन कर रहे हैं, मीडिया में, हर मीडिया में कैंपेन करते हैं, बट आपको मालूम है भी कितना पेनिट्रेशन है आरओ प्यूरीफायर्स का? मुश्किल से 6-7%। बहुत बड़ा मार्केट बाकी है। वॉशिंग मशीन की परसेंटेज 25 से 30% है, तो वॉशिंग मशीन घर में ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत एक वाटर प्यूरीफायर के। क्यों? वो कन्वीनियंस पे पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ पे कम करते हैं। कहते हैं हेल्थ तो चली रही है, पानी तो पी रहे हैं, जब बीमार होंगे तब अलार्म जगेगा। तब बीमार होंगे तो अलार्म जलेगा। क्योंकि इंडिया उस समय बहुत, और जो हमारे आसपास देश थे उनसे बहुत पीछे था, तो उस समय भी आपको बहुत से चैलेंजेस आए होंगे। चैलेंज तो लाइफ में हमेशा आते हैं। कंपोनेंट्स मिलते नहीं थे, इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडियनाइज करना शुरू किया, एक एक कंपोनेंट को खुद इंडिया में बनाना शुरू किया। आज हमें खुशी है कि हम 95% कंपोनेंट अपने आप खुद बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। और उस समय मैक्सिमम, अगर मैं पहला बात कहूँगा तो 95% इंपोर्ट था, पूरा ही अपोजिट था। और कम्युनिकेशन भी एक गैप रहा होगा। बहुत कम्युनिकेशन गैप था। पुराने ज़माने में आपको कोई इंपोर्ट्स करने हैं या कुछ करना है तो पहले टेलेक्स होता था। मैंने अपनी लाइफ में टेलेक्स से शुरू किया था। टेलेक्स भी अपने घर पे नहीं होता था, एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते थे, वहाँ जाके एक टेलेक्स बना के ले जाते थे, वो टाइप करके भेजता था, फिर उसके पास कोई रिस्पॉन्स आता था, मैं फ़ोन करता था। और गवर्नमेंट का उस समय कैसे सपोर्ट रहता था? आजकल तो बहुत वोकल हैं सभी, हर चीज़ के स्टार्टअप्स और हर तरह के इनोवेशंस के लिए। हमने बहुत टफ टाइम देखे हैं। आपको मालूम है इंडिया की करेंसी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो 89 से 91, 92 तक तो यही था कि आपको एक अप्लाई करना पड़ता था, फॉरेन एक्सचेंज भी लेना हो, $100 भी लेना हो तो $100 के लिए आपको एक परमिट बनता था। परमिट के लिए पूरा रीज़न पूछा जाता था। आप ट्रैवल करके आ गए, आपने $500 लिए, 500 में 498 आपके खर्च हुए, तो $2 गवर्नमेंट को वापस जमा कराने पड़ते थे। तो वो सब चीज़ों की वजह से कि आप समझिए काम करना कितना डिफ़िकल्ट था। और आपको इंपोर्ट भी करना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए,
वो लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ता था, लाइसेंस फिर आएगा तो फिर आप कोई माल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग आज भी तैयार नहीं है, लेकिन उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है या उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो क्या उससे इंस्पिरेशन लेकर और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का? मैंने बहुत प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वाटर प्यूरीफायर में भी बहुत हमने इनोवेशंस किए हैं। जब हमने वाटर प्यूरीफायर बनाना शुरू किया, इट वाज मोर ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और दी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। क्या है, एक काउंटर के नीचे वाटर प्यूरीफायर लगता था। हमारे देश में जो पानी है वो एक अमृत है, और वो पीने का पानी को खास करके वो सिंक के नीचे नहीं लगाना चाहते, वो बॉल पे लगाना चाहते। बिलीव्स है, वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ऐसा वाटर प्यूरीफायर बनाया जो वॉल पे लग सकता है। आज तक किसी ने नहीं बनाया था। फिर हमने वाटर प्यूरीफायर ऐसा बनाया जिसके अंदर जैसे जैसे प्यूरीफिकेशन होता है वो दिखता रहता है उसके अंदर। फिर जैसे ही बनाते गए तो हमने पाया कि पानी में से मिनरल्स निकल जाते हैं, आरओ पानी में से। तो हमने एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस किया जिसके लिए मुझे 2006 में पेटेंट मिला कि पानी में ज़रूरी मिनरल्स बने रहते हैं। तीसरा जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि पानी में से बहुत पानी वेस्ट होता है उसका। हमने ऐसा प्यूरीफायर बनाया जिसमें एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होता। आरओ प्यूरीफायर है। डिटेल में बताइए कैसे काम करता है, मतलब पानी कैसे वेस्ट नहीं होगा उसमें? प्रोसेस वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। एक तो हमने पानी की रिकवरी बढ़ा ली। जो जनरली प्यूरीफायर होते हैं 20% पानी को रिकवर करते हैं, 80% बेकार करते हैं। हमने उसको 50% उसको रिकवर किया। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है जो रिजेक्ट पानी है, हम उस पानी को आपके ओवरहेड टैंक जहाँ से पानी आप लाए थे उसमें डाल देते हैं। तो क्योंकि इसमें जो रिजेक्ट पानी होता है इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। वो है तो नेचुरल फॉर्म में, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपके पास था। ठीक है। और हमने प्यूरीफायर में ऐसा पंप लगा रखा है कि जो रिजेक्ट पानी है उस पानी को अपने उसी प्रेशर से वो बेच देता है। आपको कोई अलग से कोई चीज़ नहीं लगानी पड़ती है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, मशीन सब कुछ खुद से कर देगी। मशीन हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि लोग सब्जियां और फल खाते हैं। अब आप देखिए इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, तो हमने प्रोसेस डिज़ाइन किया ओजोन प्रोसेस। ओजोन प्रोसेस से एक ऐसा अप्लायंस बनाया जिससे ओजोन गैस बनती है। O2 से ओजोन बनाई, और ओजोन को हम पानी में टब ले लें और टब के अंदर सब्जी डाल दें और ओजोन को गैस को उसमें डालें। उस ओजोन गैस से O2 बनता है और O आयन बनता है। O आयन से सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब्जी से निकल जाते हैं। खाली सब्जी साफ़ नहीं होगी, आपको एक और राज बताता हूँ मैं। उस सब्जी को आप फ्रिज में रखिए, उसकी लाइफ कम से कम दुगनी हो जाएगी। ये ओजोन के कारण ही है? नहीं, आपकी सब्जी क्यों खराब होती है? आपने नहीं सोचा होगा इस बात को। सब्जी इसलिए खराब होती है, इन्फेक्टेंट्स लगे हुए। अब आपने इन्फेक्टेंट्स निकाल दिए उसके अंदर से। अच्छा, वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में, तो वो खराबी कितनी जल्दी नहीं होगी। हमने यूवी प्यूरीफायर बनाए, हमने गाँवों के लिए एक स्टोरेज प्यूरीफायर बनाया, बिना बिजली के चलता है वो। और अभी जो लेटेस्ट मैंने लॉन्च किया है वो पंखे लॉन्च किए हैं। आपने देखा होगा दूसरा ब्रांड हम लोग ला रहे हैं, कूल ब्रांड। ये कूल ब्रांड जो है 65% बिजली बचाता है। हर पंखे में 70 वाट की बिजली लगती है, जो कि हमने कम करके 28 वाट की बिजली से पंखे को चलाया है। जब 28 वाट की बिजली पंखे से चलेगा तो आप समझिए कि 500 मेगावाट के कम से कम 500 प्लांट आपके बच जाएंगे। उतनी बिजली बच जाएगी अगर सारे पंखे बदल दिए जाएँ इस देश के, और 2 लाख करोड़ रुपए की सेविंग हो सकती है इस पंखों को बदलने के लिए। तो मैंने कहा इस काम को हम करेंगे, हम इसका बीड़ा उठा हुआ मैंने। आप पूरे मिशन पर हैं। मिशन भगवान बनाते हैं, हम तो अपना लगे हुए इस काम में। फिर आरओ और वाटर प्यूरिफिकेशन की जब भी बात आती है तो ड्रीम गर्ल लोगों को याद आती है। कितना मुश्किल था, मतलब वो राजी हुई, एक ही बार में राजी हुई उनको ऑनबोर्ड करना, और आइडिया कहाँ से आया था? हमने वाटर प्यूरीफायर ही ऐसे बेचना शुरू किया। लड़के इकट्ठे करे, एक पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर बनाया है। घरों में जाते थे, लोगों को अच्छा पानी बना के दिखाते थे, उसको टेस्ट कराते थे। लोग कहते थे बहुत अच्छा पानी, तो वो खरीदते थे। तो ये पूरी देश में तो मैं ये नहीं कर सकता था। ब्रांड बिल्डिंग के लिए फिर ये हुआ भी एक ब्रांड एम्बेसडर हो तो कॉस्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग कम हो जाती है आपकी। फिर हम लोगों ने कहा सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया जाए, कौन ऐसा मैच्योर्ड फेस है जो होम लेडी के हिसाब से हो और बहुत पॉपुलर हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बिकॉज आज की अगर उनके पीक टाइम की अगर सेलिब्रिटी को लो तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने जीरो इन करके हेमा मालिनी जी का नाम, ड्रीम गर्ल का नाम सेलेक्ट किया था। लेकिन हम तो कोई कंपनी थे नहीं उस वक्त, कोई ऐसी पॉपुलर कंपनी। तो उनके पास प्रपोजल एंट्री तो मिल गई, उनके घर से उनसे मुलाकात करने का मौका तो मिल गया किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे को। लेकिन उन्होंने कहा हम तो आपको जानते नहीं, आपका प्रोडक्ट क्या अच्छा, हम कैसे इसको। हामी नहीं मिली अभी।
हमें मिली नहीं, फिर हमने कहा एक प्रोडक्ट आपके यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, आप देखिए जरा थोड़ा इसको, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे मतलब आपने अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए उनके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो शी लाइक द प्रोडक्ट, यस आई एम विलिंग टू डू इट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड इन 2005। बट मेरे पास पैसे नहीं थे टेलीविजन का कमर्शियल बनाने के लिए। आप मेरी विडम्बना देखिए। तो फिर हमने कहा क्या करें, हमने उनका सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ शूट किया और न्यूज़पेपर में स्टिल फोटोग्राफी में उनको यूज़ किया। 1 साल बाद फिर तब देख लिया, हाँ ठीक है, फिर हिम्मत हो गई हमारी। फिर हम लोगों ने टेलीविज़न का पहला कमर्शियल उनसे 2006 में बनवाया। आज कितनी बड़ी कंपनी है, कितने कितने देशों में है? हमने अभी मार्च का महीना ख़त्म हुआ हमारा 2024 में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 1200 करोड़ का टर्नओवर किया है और करीब 30 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जी, और कितने एम्प्लॉयज़ हैं? मेरे कंपनी रोल पे 3500 एम्प्लॉयज़ हैं और थर्ड पार्टी रोल मतलब जैसे इन शॉप प्रमोटर्स रखते हैं। फिर मेरे फ्रेंचाइजीज हैं जो सर्विसिंग करते हैं, 1000 फ्रेंचाइजी, हर एक के पास 3-4 लड़के होंगे। इस तरह मिला के इनडायरेक्टली बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट है मेरा। गूगल पे कुछ सवाल हैं जी। फिल्टर और इन सारी प्रोसेस से जुड़े हुए, मैं वो ले रही हूँ। फिल्टर वाटर कोई नहीं पीता है तो किस तरह का असर होता है? ये डिपेंड करेगा उसका पानी कैसा है। अगर उसका पानी शुद्ध है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर उसका पानी शुद्ध नहीं है तो ज़रूर असर पड़ेगा उसके ऊपर। वाटर प्यूरिफिकेशन तो होता ही है, उसमें मिनरल्स मिलाए जाते हैं, कैसे मिलाए जाते हैं ये मिनरल्स? हम लोग क्या करते हैं, जब पानी को शुद्ध करते हैं, पानी के अंदर से जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से मिनरल निकल जाते हैं, 90% वो पानी ले लेते हैं, 10% या वेरिएबल रहता है कितना परसेंटेज लेना है। वो जो ओरिजिनल पानी होता है उसको सेडिमेंट और कार्बन के पास थ्रू करके और उसमें मिला देते हैं यूएफ फिल्टर से करके। जब जितनी परसेंटेज मिलाते हैं उतनी क्वांटिटी से मिनरल उसमें रहते हैं। फिर ये जो मिक्स्ड पानी होता है उसको फिर यूवी लाइट के थ्रू बैक्टीरिया फ्री करते हैं ताकि जो पानी आपके पास आएगा वो प्योर पानी आएगा। फिर टैंक में भी यूवी लाइट लगा के रखते हैं, वो पानी कभी खराब नहीं होगा। तो बाय दिस प्रोसेस वी गिव यू द मिनरल्स विच आर देयर इन द ओरिजिनल वाटर। वी डू नॉट ऐड द मिनरल्स आर्टिफिशियली इनटू एनी ऑफ द। वो जो उसमें अवेलेबल है वही मिनरल्स हैं, लेकिन पानी आपका प्योर फॉर्म में। अब आपका ओरिजिनल पानी लिया, आपका TDS 200 था, व्हाई शुड यू ड्रिंक 200 TDS वाटर? आपको 50 TDS का पानी सबसे बहुत है उतने मिनरल के लिए। तो हमको उसमें से 200 में से 50 लाने के लिए 150 मिनरल TDS जो है वो निकालने हैं, वही हम निकालते हैं। क्या वाटर प्यूरिफायर सेफ होते हैं? वाटर प्यूरीफायर, सारे वाटर प्यूरीफायर सेफ होते हैं मैं ऐसा क्लेम नहीं करूँगा। ये डिपेंड करेगा क्या क्वालिटी ऑफ वाटर प्यूरीफायर आप यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए वाटर प्यूरीफायर के ऊपर स्टैंडर्ड बने हुए हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड अभी आए हैं, BIS ISI स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो प्यूरीफायर है वो ISI मार्क्ड है। मैंने एक प्लास्टिक के बर्तन में पानी रखा हुआ है, वो प्लास्टिक में कोई केमिकल मेरे पानी में नहीं आना चाहिए। तो ये कौन टेस्ट करेगा? ये स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं। आपका प्रोडक्ट ले जाते हैं, किस सोर्स से आप केमिकल लाते हैं, क्या चीज़ करते हैं। तो वाटर प्यूरीफायर इन जनरल आई कैनॉट क्लेम, बट वाटर प्यूरीफायर ऑफ ए गुड स्टैंडर्ड meeting the standard quality, yes, I will say it will not harm. Is a water purifier better than boiling water? Yes, it is better. इसका I will tell you, I will answer you. आपने पानी में हल्का सा नमक मिला दिया, ठीक है, आप उसको बॉईल करिए, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस तो मर जाएगा। उस नमक का क्या होगा? तो कभी निकाल सकते हैं आप बॉइलिंग से? नहीं निकाल सकते। आप पूरा पानी को बॉईल कर दीजिए तो पूरा पानी बॉईल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? नमक, सॉल्ट, राइट। तो जो आप पानी ला रहे हैं उसमें जो घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं अशुद्धियाँ घुली हुई भी, वो घुली हुई अशुद्धियाँ बॉइलिंग से कभी नहीं निकलेंगी, वो सिर्फ हमारे प्यूरीफायर से निकलेंगी। बहुत सीरियस चर्चा हो गई है, अब कुछ फन सवालों पर आते हैं। छोटे छोटे कुछ आपकी लाइफ और आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके जवाब आपके एक्सपीरियंस से जुड़े हो। क्या कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसे मेंटर्स हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप आने वाली पीढ़ी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि यार इन्हें पढ़िए, इन्हें देखिए, इनकी बातें सुनिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में कुछ फिलॉसफी आदमी को ज़रूर अपने साथ लेके चलनी चाहिए। आई एम टू मच डेडिकेटेड एंड टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। एंड श्री रविशंकर जी के कुछ ना कुछ सुनिए आप, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखिए, और नेचुरल है वो, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा हाउ टू बी हैप्पी। लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में जर्नी का क्या पर्पस है, वो आपको समझने को मिलेगा। एक चीज़ जो आप दुनिया में बदलना चाहेंगे हमेशा हमेशा के लिए? वेस्ट, नो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
we all tend to waste resources. We need to conserve those resources because this is only one planet and we need to keep it lasting for our future generations. हार्ड वर्क और सक्सेस कितना इंटर रिलेटेड है? एब्सोल्युटली रिलेटेड है, मतलब एक साइड से रिलेटेड है. आपको सक्सेस अचीव करनी है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट हार्ड वर्क हैज़ टू बी वर्क विद स्मार्टली. इफ यू डोंट वर्क स्मार्टली योर हार्ड वर्क, then you are not likely to get success. Anything that you want to tell young entrepreneurs or young people who are watching you? If you are not a dreamer, I don't think you will achieve anything. And if you have to dream, I will say dream big. Don't dream small. छोटी छोटी ज़रूरतों को मत ड्रीम करिए, बड़ी चीज़ों को ड्रीम करिए. बड़ी चीज़ों को ड्रीम करते करते आपको छोटी चीज़ तो ऑटोमेटिकली दे आर लाइक टेल इन योर बॉडी, दे विल कम टू यू. सपने ज़रूरी हैं. सपने ज़रूरी, बहुत ज़रूरी हैं सपने. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. तो ये थे हमारे साथ कैंट से डॉक्टर महेश गुप्ता. उन्होंने अपना वास्ट एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया. कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वैसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस पर.